यह एक HTML डायनामिक टेबल है। डायनामिक में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो कॉलम बनाए हैं, इसमें जितने आप गूगल शीट में कॉलम बढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर यह एक टेबल है और इस टेबल में हमने कुछ ओपन बटन दिया हुआ है। जैसे ही आप इस बटन को किसी भी रिकॉर्ड को ओपन करेंगे तो ये गूगल शीट से रिकॉर्ड ओपन होगा। आप इसमें जो भी चेंज करना चाहेंगे, चेंज करने के बाद जैसे ही इसे वापस से सबमिट करेंगे तो ये डेटा चेंज हो चुका होगा। यानी कि जो CRUD ऑप्शन होता है उसका हम अपडेट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आपने देखा होगा डाटा अपडेट हो चुका है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डायनामिक फॉर्म जो हम बना रहे थे उसमें किस तरह से अपडेट ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। इस सीरीज़ के पिछले 2 वीडियो में हमने क्रिएट और रीड पर काम किया था, जिसमें हमने क्रिएट में यह फॉर्म बनाया था। यह फॉर्म भी डायनामिक ही है और इसमें आप जैसे ही कोई वैल्यू दे के सबमिट करते हैं तो जो डेटा है वो हमारे गूगल शीट पे दिखाई देता है। उसके बाद हमने सेकंड जो नेक्स्ट वीडियो बनाया था उसमें ये जो टेबल आपको दिखाई जा रही, जो डेटा दिख रहा है, रीड ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया था। और आज हम उसी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर टेबल में एक ओपन बटन दिया है और ओपन बटन को क्लिक करने पर ये जो डेटा हमें सामने दिखाई दे रहा है ये उसी फॉर्म में जो हमने पहले बनाया था उसी फॉर्म में फिल होके आ जाता है। यहाँ पर जो भी चेंज करके आप सेव करेंगे तो ये वापस से गूगल शीट में जाके स्टोर हो जाता है और जो हमने रीड वाला ऑपरेशन बनाया था ये रिफ्रेश होकर यहाँ पर हमें डेटा दिखाई देने लगता है। तो पहले कोडिंग की तरफ ले जाने से पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि इस तरह की चीज़ों को हम कैसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक ओपन बटन बनाते हैं और ओपन बटन पर हम इस रो की इंडेक्स को पहुँचा देते हैं। रो की इंडेक्स से मतलब क्या है कि यहाँ पर जो यूनिक है वो हमारे पास ये रो है। इस रो नंबर की बेस पे ही हम डेटा को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस रो के कॉन्सेप्ट को रखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हेडिंग के लिए रो नंबर 1 होती है, उसके बाद से कंटिन्यू डेटा यहाँ पर होता है। अब मैं जाता हूँ अपने इस पर, तो यहाँ पर हमने जो ओपन बटन बनाया तो इन हर का हमने एक इंडेक्स बनाया होता है, वो इंडेक्स हम यहाँ से पास कर देते हैं। यहाँ से पास करने पर हमने जो पहले फॉर्म बनाया था इसी फॉर्म को हम ओपन कराते हैं और ये ब्लैंक होता है। जब इंटरनली आप देखेंगे तो केवल इसमें कॉलम बन के आते हैं। कॉलम कैसे बनते हैं ये मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में बताया था, उस पर आप समझ लीजिएगा कि उसकी कोड कैसे लिखते हैं। तो ब्लैंक कॉलम जो कि हमारी गूगल शीट के आधार पर बन जाते हैं और उसमें जो वैल्यू है वो इस रो इंडेक्स के आधार पर गूगल शीट से आके वैल्यू फिल हो जाती है। वैल्यू में जब आप कुछ भी चेंज करेंगे और उसके बाद वापस से यहाँ पर सबमिट करेंगे तो सबमिट में 2 तरह के कोड अब हमें लिखना होते हैं। पहला कोड तो इंसर्ट का होता है जो नए के टाइम पे चलता है, और दूसरा कोड जो होता है अपडेट का होता है जिसमें रो इंडेक्स जाता है तो उसमें पर्टिकुलर रो को वो अपडेट कर देता है। मेन कॉन्सेप्ट केवल इतना ही है। अब मैं आपको कोडिंग लेवल पे बता देता हूँ कि पुराने जो हम अभी तक बनाते हुए आ रहे थे उसमें मैंने क्या क्या चेंज किया हुआ है। तो हम सबसे पहले चलते हैं हर बार की तरह हमारे HTML के कोड पर। यह HTML का कोड मैं शुरू से ही बता देता हूँ इन शॉर्ट में अभी तक हमने क्या क्या किया है। इसमें बूटस्ट्रैप और jQuery को हमने यहाँ पर जोड़ा हुआ है ताकि लुक हम अच्छा बना सकें। उसके बाद कुछ CSS बनाई हुई है, ये भी सब पिछले वीडियो की, मैंने अभी कोई थर्ड वाले वीडियो में कुछ भी CSS में चेंजेस नहीं किया। अब हम बात करते हैं कि हमने इसके लिए क्या क्या चेंजेस किए। तो आप जो देख रहे होंगे इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ा होगा, यहाँ पर एक ओपन बटन बनाना होगा। मैं यह मान के आपको बता रहा हूँ कि आपने मेरे पिछले दोनों वीडियो देखे हैं, उसी के आधार पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा बताने जाऊँगा तो अननेसेसरी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो हम सीधे बात कर रहे थे इस बटन की। तो यह बटन हमने जो रीड वाला ऑपरेशन लिखा था जावास्क्रिप्ट में वहाँ से बनाया था। तो इसलिए आप अगर HTML की बात करेंगे तो HTML में कोई भी मेजर चेंज इसमें नहीं है। जैसा था HTML पूरा वैसा का वैसा ही है। तो अब हम चलते हैं कि जहाँ से रीड का काम किया था वो हमारा एक फंक्शन था JS रीड वाला। ये जो डेटा है टेबल से हमें यहाँ दिखाता है। तो हमने इसमें पुराने कोड में चेंज किया कि एक सबसे पहले हमने हेडर में एक ब्लैंक कॉलम बना लिया जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाला कॉलम, और इसके बाद आप नीचे आएंगे तो जहाँ से डेटा आता है उसमें मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया। एक बटन है और उस बटन के नाम मैंने ओपन लिखा है और उसके ऑन क्लिक पर मैंने गेट JS ओपन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल कर दिया है। और यह मैंने एक TD बनाकर इसमें ऐड कर दिया ताकि जब भी डेटा ओपन होगा तो आपको एक TD में एक ओपन बटन मिल जाएगा। इस बटन के ऑन क्लिक पे आप देख रहे हैं कि एक फंक्शन कॉल किया है। तो ये फंक्शन अब हमने जावास्क्रिप्ट पे बना लिया। ये जो है पूरा फंक्शन पहले से ही बना हुआ है। अब हम चलते हैं गेट JS ओपन की तरफ। तो देखिए गेट JS ओपन ये फंक्शन यहाँ पर बनाया। अब यहाँ पर आप जो देखेंगे तो ये कि हमने यहाँ पर एक इंडेक्स पहुँचाया। ये इंडेक्स क्या है कि हमने एक सिंपल सा यहाँ पर क्या किया, आई को बाय डिफ़ॉल्ट 1 वैल्यू दी और हर बार जब डेटा फेच कर रहा था तो उसमें +1 कर दिया
तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले एक वैल्यू होगी +1 होगा, यानी कि 2 नंबर से, मतलब 2, 3, 4, 5 इस तरह से जो नंबर है यहाँ पर इंडेक्स डिफाइन हो गए। तो जब आप कोई भी रो को क्लिक करेंगे तो वह नंबर यहाँ पर आएगा, और यही नंबर मैंने एक इंडेक्स नाम से एक ग्लोबल वेरिएबल लिया। इसका को अगर आप देखेंगे इंडेक्स को, तो यहाँ पर मैंने जहाँ से JS शुरू होती है वहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। इसका स्कोप सबसे पहले है, इसलिए सब जगह एक्सेस होगा। तो मैंने ये इंडेक्स फंक्शन जो है डिफाइन किया, और इसमें जो भी करंट रो थी, जो भी करंट इंडेक्स था वो स्टोर करा दिया। इसके बाद मैंने मैसेज के लिए एक छोटा सा मैसेज के लिए एक डिव बना रखा है HTML में, उसे यहाँ से हमने क्लीन कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, इस इंडेक्स से लेकर हमने AS ओपन, मतलब जैसे आपको कन्फ्यूज़न होता है हमेशा कि कौन सा फंक्शन कब काम हो रहा, तो AS का मतलब ये एप्स स्क्रिप्ट का है, और JS से मतलब ये जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है। तो मैं जावा स्क्रिप्ट से क्या कर रहा हूँ, एप्स स्क्रिप्ट के फंक्शन को ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये इंडेक्स पास कर दिया, यानी AS ओपन फंक्शन में जाकर हमने वही इंडेक्स दे दिया जिस रो का हम डेटा ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ से डेटा को ओपन करेगा, और डेटा को ओपन करने के बाद जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो हमारे पास डेटा में आएगी। तो डेटा में जो वैल्यू आएगी वो हम थोड़ी देर से समझेंगे, पहले हम जाके गेट एज ओपन वाले फंक्शन को समझते हैं। तो मैं यहाँ पर Code.js में गया, और यहाँ पर मैंने सबसे पहले गेट AS ओपन वाले फंक्शन को देखा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मैंने वही इंडेक्स लिया जो इंडेक्स आया, और उस इंडेक्स की बेस पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कॉलम काउंट, लास्ट कॉलम काउंट किया कि कौन सा कॉलम आखिरी है, कि कितने कॉलम हमको लाना है। उसके बाद फॉर्म शीट क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमने एक फॉर्म शीट बनाई, इसमें जितने कॉलम हैं, तो जितने भी हम यहाँ कॉलम बढ़ाते जाते हैं फॉर्म में उतने कॉलम बढ़ जाते हैं। तो इस वाली शीट से हमने यह काउंट किया कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से कॉलम है, उनके ये नाम जो है इनसे ही HTML डिफाइन होता है, इसलिए ये पहला कॉलम ही हमारे काम का है। तो हमने यहाँ से इस वाली डाटा से डेटा को रीड करके कॉलम नेम में स्टोर करा लिया। ये हमने एक वेरिएबल सीधा यहाँ से पास कर दिया। इसके बाद हमें डेटा चाहिए था, तो डेटा कौन सा चाहिए था, जिस भी रो पर आप यहाँ पर अगर इस रो पे क्लिक करते हैं तो इसका जो नंबर है वो है, वह इसको हम 2 से शुरू करते हैं, 2, 3 और 4। तो 4 नंबर को एडिट करना है। तो 4 पे कौन सा डेटा है, तो यहाँ पर जब आप एम्प्लॉय शीट में देखेंगे तो 4 पे ये वाला रिकॉर्ड है, तो हमें इस रिकॉर्ड को ओपन करना है। तो हमने इस रिकॉर्ड के डेटा को लाने के लिए यहाँ पर एक डेटा बनाया, और हमने रेंज दी कि हमने जो पोजीशन पास की है उस पोजीशन से, यानी कि सबसे पहले दी जाती है रो, उसके बाद दिया जाता कॉलम, यानी कि पहले कॉलम से लाना है, उसके बाद दी जाती है नंबर ऑफ रो, तो हमको एक ही रो लाना है, और यहाँ दिए जाते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमने यहाँ दे दी कि हमें जितने भी कॉलम हमारे टेबल में हो गूगल शीट वाली में वो यहाँ आ जाए। तो यह एक एरे हमारे पास आ जाता है। इस एरे को भी हमने एक एरे में पैक करके यहाँ से दोनों को रिटर्न कर दिया। फिर यहाँ से जो फ्लो जाता है वापस से आपका जावा स्क्रिप्ट में जाता है। यहाँ पर आपके पास 2 वैल्यू आती है, एक में कॉलम नेम आता है और दूसरे में आपके पास रो आती है। रो भी क्या होती है आप देखोगे तो वो एक तरह से एक अरे में होती है, तो अरे को उससे मैंने बाहर निकालने के लिए यहाँ पर मल्टी डायमेंशन का यूज़ कर लिया। तो हमारे पास कॉलम नेम इसमें है और रो का डेटा जो है वो इसमें है। अब हमने क्या किया, कॉलम नेम पे एक लूप चलाया, तो हर कॉलम की जो वैल्यू मेरे पास यहाँ आ गई, उस वैल्यू का जो पहला कॉलम था उसे ही मैंने कॉलम नेम में रखा, बाकी सब वैल्यू मेरे अब भी कोई काम की नहीं थी। तो मेरे पास यहाँ पर कॉलम वैल्यू सभी आ गई। इसके बाद मुझे जो डेटा लाया था उसका डेटा भी लाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक काउंटर बना लिया और इस काउंटर को मैंने यहाँ से इंक्रीमेंट किया, और इस काउंटर के आधार पे मैंने रो से भी वैल्यू निकाली। यानी कि जो इस वाली गूगल शीट पर आपके पास जो यहाँ पर जो कॉलम है ये यहाँ पर इस तरह से डेटा है, और यहाँ पर ये डेटा यहाँ ऊपर से है, तो ये सिंगल रो होती है, तो ये डेटा हम यहाँ से रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए यहाँ पर कॉलम वैल्यू भी हमारे पास आ गई। कॉलम वैल्यू को हमने हमारे HTML पे सेट करा दी। यानी जब आपका ये वाला फॉर्म ओपन होता है, जब ओपन करते हैं तो ये खाली जो ऊपर वाला फॉर्म है यही खुलता है, तो इस फॉर्म पे वैल्यू वहाँ से हमने सेट करा दी। यही डायनामिक वर्क जो है इस वाले प्रोजेक्ट में किया हुआ है। इतना होगा, डेटा सेट हो जाएगा, फॉर्म आपके सामने खुल के डिस्प्ले हो जाएगा जिसमें कि डेटा दिखाई देगा। यह प्रोसेस जो है ये हमने ओपन करने के लिए किया ना, यानी डेटा ओपन हो गया। अब जो चेंजेस है कि डेटा को पर्टिकुलर जब सेव किया जाए तो उसी रो पर अपडेट होना चाहिए। पहले क्या हो रहा था, जब आपने अगर पुराना प्रोजेक्ट जो फर्स्ट वाला देखा था, इसमें ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करने पे ब्लैंक आता है, और जब आप इसको सबमिट करते हैं तो जो डेटा है वो लास्ट में इंसर्ट होता है, यानी कि अपेंड होती है रो। और अब हम क्या चाहते हैं कि जब हम ओपन करें तो फॉर्म तो यही खुल के आया, लेकिन ये जो डेटा है जिस इंडेक्स का है
उस इंडेक्स पर जाकर यहाँ पर जाकर ये मॉडिफाई हो जाए, ये वैल्यू चेंज कर दे। बस यही लॉजिक हमें सेव पर और इम्प्लीमेंट करना है। तो अब हम चलते हैं इसके सबसे पहले जो देखते हैं कि हम सबमिट वाले पे चलते हैं। तो सबमिट का जो कोड है वो यहाँ से हमें जो पहले वाला कोड है वही है, तो यह हमारा सबमिट फंक्शन है। तो सबमिट में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर वही हमने सारे वैल्यू को रीड की। वैल्यू को रीड करने के बाद हमने क्या किया कि गूगल एप्स स्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल किया, जो हम पहले भी कर रहे थे, गेट सबमिट, और यहाँ पर हम जो वैल्यू रीड करी वो पास कर रहे थे। अब हमने एक इसमें नया क्या किया, ये इंडेक्स पास किया। अब ये इंडेक्स कहाँ से आया, जो इंडेक्स अभी हमने वहाँ से क्लिक करने पे सेट किया था, तो वो इंडेक्स हमने यहाँ पर पास करा दिया। बाकी ये कोड जैसा पहले लिखा था वैसा ही है। इसमें छोटा इनपुट को क्लियर कराने वाला, स्पैन मैसेज वाला, ये कुछ थोड़े से लॉजिक मैंने नए किए हैं, ये आप भी खुद समझ के कर सकते हैं। दूसरा ये किया है कि मैंने ऑटोमेटिक इसमें एक टाइम दे दिया कि जैसे ही सबमिट होगा थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक ही फॉर्म क्लोज हो जाएगा, तो उसके लिए सेट टाइम आउट लगा दिया। अब इस इंडेक्स की बात आती है कि हमने ये इंडेक्स वहाँ से जो बढ़ाया था इसे यहाँ से सबमिट बटन में पहुँचा दिया। अब एक छोटे मोटे एक दो चेंजेस और आएंगे कि जो हमारा माई क्रिएट था, यानी कि जो फॉर्म को यहाँ से क्रिएट ब्लैंक वाला हम ओपन करते थे, तो इस समय वैल्यू हमें पहले क्लियर करानी थी। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर सभी इनपुट की वैल्यू को खाली कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स को 0 कर दिया, यानी कि जब भी कोई ये ऊपर वाले बटन को क्लिक करे तो हमेशा इंडेक्स की वैल्यू 0 हो जाए। 0 हो जाएगी तो क्या होगा, हमेशा अपेंड रो होने लग जाएगी। यह मेन चेंज हमारे इस वाले फंक्शन में हो गया। अब हम चलते हैं गेट सबमिट कॉल होगा जहाँ पर इंडेक्स पास होगा। तो फिर code.js पर गए, यहाँ पर जो पहले बना हुआ था गेट सबमिट वो फंक्शन खोला, इसमें हमने इंडेक्स पास कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास इंडेक्स आ जाएगी। यह लॉजिक जैसा पहले था वैसा ही है, क्योंकि जो डेटा वहाँ से आया उसे डिकोड करने का पार्ट ही हो गया। अब यहाँ पर हमने एक छोटी सी कंडीशन लगा ली, पहले कोड केवल इतना सा ही लिखा था, अब हमने कंडीशन लगा दी इंडेक्स 0 हो तभी अपेंड रो हो नहीं जुड़े, और अगर इंडेक्स में कोई भी वैल्यू आ रही हो तो आप वापस से कॉलम फाइंड करना और आप गेट रेंज निकालना। तो जो हम इंडेक्स पास कर रहे हैं वो वाली रो पर जाना, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले रो आ गई, फिर यहाँ पर कॉलम आ गए, पहला कॉलम आ गया। यहाँ से हमें कितना रेंज उठाना है, तो हमें एक रो उठाना है और उसके सभी कॉलम उठाना है। यह हमने एक रेंज लाया और इस रेंज पर सेट वैल्यूज़ का उपयोग कर जो वैल्यू हम पहले जनरेट करके यहाँ से पोस्ट से पहुँचा रहे थे उसे हमने यहाँ अपडेट करा दी। बस जो मेन लॉजिक है अपडेट कराने का वो इतना ही है, तो डेटा क्या होगा वहाँ पर अपडेट हो जाएगा। बाकी इन किसी भी फंक्शन में एप्स स्क्रिप्ट के लेवल पे कोई मेजर चेंज नहीं है, एक फंक्शन ही हमारा इस लॉजिक में बना है। इंडेक्स में भी HTML में भी देखे तो HTML में मेजर चेंज तो कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा मैंने केवल आपको कोड मैच कराने के लिए मैं बता देता हूँ कि ये वाला मैंने एक स्पान और इसमें बनाया था ताकि हम मैसेज को अलग से डिस्प्ले कर सकें, यही वर्क इसमें है। आशा है मुझे आपको किस तरह से एप्स स्क्रिप्ट में अपडेट के लॉजिक को लिखा जाता है यह समझ में आ गया होगा। यह हमारा CRUD ऑपरेशन वाले में 3rd वीडियो था जिसमें हमने किस तरह से अपडेट किया जाता है वो समझा। अगले वीडियो में हम डिलीट से रिलेटेड कोडिंग को समझेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेरी हो, आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।